नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहें, ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने पिछले लेक्चर में संचार और संचार के प्रकार को समझ लिया था। इस लेक्चर में इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन शब्दावलियों के बिना आपको आगे की पढ़ाई में समस्या होगी या फिर रटना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पहले समझते हैं। मैं उनको एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। आप कॉपी और पेन लेके साथ साथ उसको लिखते चलेंगे, जिससे कि आपका पढ़ाई पूर्ण हो। अदरवाइज़ केवल देखने से वीडियो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखें, उससे बेहतर है एक बार वीडियो देखें, लिखें उसको, और बहुत आवश्यकता हो तो अगली बार वीडियो देखें। अदरवाइज़ आपको अगर नोट बना लेंगे तो उससे रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों में क्या है। हेडिंग है हमारा सूचना और, आप भी चाहें तो हेडिंग बना लीजिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ या परिभाषाएं भी बोल सकते हैं आप। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बोल लें या फिर आप परिभाषाएं भी बोल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, इधर से मतलब शब्दावलियाँ। चलिए तो इसमें देखते हैं सबसे पहला शब्दावली क्या है। सबसे पहली शब्दावली का नाम है शोर, नॉइज। तो सबसे पहली शब्दावली को हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं शोर। इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं रव, रव, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉइज। देखिए, नॉइज या रव क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी सूचना को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और उस टीवी में कोई ऐसी चीज़ आए जिसको आप नहीं देखना चाह रहे थे, तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये शोर है। तो सूचना में जो भी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिसको श्रोता सुनना नहीं चाहता है या देखना नहीं चाहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शोर। जैसे आप देखेंगे, पहले जब एंटेना वाली टीवी लगा के हम लोग देखते थे, तो कभी कभी पिक्चर के पीछे ऐसे हिलता हुआ आता था, तो वो क्या है, शोर है। हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसे हिलता हुआ है। आप कभी रेडियो अगर बजाए हो, पहले जो एएम पर चलता था, तो उस रेडियो में कोई चैनल लगाते थे तो आवाज़ आती थी, लेकिन पीछे कुछ शोर भी आता था, सनसनाहट इस टाइप की आवाज़ आती थी। उन सबको हम क्या बोलेंगे, शोर। तो अगर आपको शोर का परिभाषा लिखना है तो मैं बोल देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे किसी सूचना में शामिल, परिभाषा अगर आप लिखना चाहते तो लिखिए किसी सूचना में शामिल अवांछित, किसी सूचना में शामिल अवांछित मतलब होता है जिसको हम नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते। तो अवांछित संकेतों को रव या शोर कहा जाता है, रव या शोर कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी सूचना में शामिल अवांछित संकेतों को रव या शोर कहा जाता है। अब एक बात यहाँ और समझ लीजिए कि ये जो रव या शोर जो होता है, कहाँ शामिल होता है। ये जो रव या शोर है, ये संचार के दौरान कब शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, संचार का ब्लॉक आरेख। एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा इससे। ब्लॉक
आरेख, आरेख या आप ग्राफ बोल सकते हैं, जो बेहतर लगे। संचार प्रौद्योगिकी का ब्लॉक आरेख या संचार का ब्लॉक आरेख, इसमें क्या देखे थे हम? सबसे पहले कोई क्या था? सूचना स्रोत था। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। सूचना कोई स्रोत था जिसको मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का गला हो सकता है, ये माइक्रोफोन हो सकता है, ये पिक्चर के लिए कैमरा अगर इस चीज़ को कर रहा है तो कैमरा भी हो सकता है, ये सूचना का स्रोत। तो सूचना का स्रोत, और यहाँ से जो सिग्नल निकल के जाता था उसका नाम हम क्या दिए थे? संदेश सिग्नल, संदेश सिग्नल। और उसके बाद हमने देखा था कि इसको यहाँ भेजते हैं कहाँ? एक प्रेषित्र में। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में बताया गया था प्रेषित्र। और प्रेषित्र मतलब क्या होता है? ऐसी मशीन जो क्या करे? इस सूचना को मजबूत करके, इस सूचना को ताकत देकर क्या करे? यहाँ से प्रेषित कर दे, भेज दे। तो प्रेषित्र क्या क्या हो रहे थे हमने देखा था वहाँ पे। और प्रेषित करता क्या है? तो इस संदेश सिग्नल को ताकत देकर, मजबूती प्रदान करके दूर तक पहुँचने के लिए भेज देता है। हम लोग आज देखेंगे भी कि किस तरीके से जो प्रेषित्र है सूचना को प्रवर्धित करके दूर भेजता है। आज हम लोग देखेंगे, इसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेषित्र किस तरीके से किसी सूचना को ताकत देकर और दूर के लिए तैयार करता है और भेज देता है। अब प्रेषित्र के बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेषित्र सिग्नल बोल रहे थे। बहुत आसान है इसको याद करना, प्रेषित्र सिग्नल। और इसके बाद फिर मैंने बताया था कि ये यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? संचार चैनल मिलेगा, संचार चैनल मिलेगा, जिसको माध्यम में बता रहा था उस दिन कि या तो रोड होगा, या तो रेलवे होगी, या एरोप्लेन होगा, जनरल समझने के लिए हमें। बाकी यहाँ पर संचार माध्यम हम देखेंगे क्या होगा? तार हो सकता है, वायर, केबल हो सकता है, या केबल नहीं तो हमने सैटेलाइट ही ऊपर भेज लिया है तो सैटेलाइट से हो सकता है। मतलब माध्यम क्या हो सकता है? जो आकाश है ये हो सकता है। तो संचार चैनल, और संचार चैनल के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि संचार चैनल के बाद ये तो प्रेषित सिग्नल ही है। यहाँ पे आ जाएगा क्या? ग्राही, रिसीवर, ग्राही जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवर। और ये रिसीवर क्या करेगा? तो जिस सूचना को, यहाँ से जो सूचना भेजी गई है उस पूरे को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। और इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये क्या है? अभिग्राही सूचना है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि अभिग्राही सूचना है। और अभिग्राही सूचना से ग्राही क्या करेगा? फिर से इस संदेश सिग्नल को बाहर करेगा। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड थी उन सबको हटा देगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या बना देगा? उसका मूल रूप बना देगा। संदेश सिग्नल जिस रूप में आया था वही बना देगा। और फिर इसको उपयोगकर्ता जिसके लिए भेजा गया है, या जो इस सूचना का उपयोग करना चाहता है, वो उपयोगकर्ता सूचना को उपयोग में ला देगा। अब बात ये आती है, ये तो आपका रिवाइज हो गया एक बार, ब्लॉक आरेख की सूचना स्रोत से संदेश सिग्नल भेजा जाता है, प्रेषित्र उसको मजबूत करके दूर के लिए भेज देता है, फिर उसको प्रेषित्र सिग्नल कहा जाता है। इस पूरे दौरान संचार चैनल में ये चीज़ चलती रहती है। अंततः ग्राही पर जाकर इस सूचना को अभिग्रहित कर लिया जाता है। और फिर ग्राही देखेंगे हम अभी आज के ही लेक्चर में कि यहाँ डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? एक डीमॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ेंगे। वो इस अभिग्राही सूचना से क्या कर देगा? जो यहाँ पे मॉड्यूलेशन किया गया था, जो उसको शक्ति दी गई थी, उस शक्ति को ये क्या कर देता है? हटा देता है। और फिर से ओरिजिनल वही संदेश सिग्नल यहाँ से सेंड करता है। और फिर उपयोगकर्ता जो रहता है उसका प्रयोग कर लेता है। मैं आपको बता रहा था कि शोर, अब आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा आ सकता है कि शोर संचार की प्रक्रिया में कहाँ ऐड होता है या जुड़ता है? तो आप बोलेंगे कि संचार चैनल में। जो ये आपका संचार चैनल दिख रहा है, इसी मतलब प्रेषित्र सिग्नल आपने भेज दिया, पूरा संचार माध्यम है ये। और अभिग्राही जब सूचना ले रही है उससे पहले तक प्रेषित्र सिग्नल भेज दिया गया, इससे संचार चैनल में वो चलता रहा।
और इसको ग्राही जब तक ग्रहण नहीं की गई है तब तक ये सूचना क्या है, माध्यम में ही चल रहा है। तो इसी दौरान क्या हो जाता है, इसमें रव या नॉइज या शोर ऐड होता है। तो एकदम सिंपल सा बात है। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछना चाहे तो ऐसे पूछ लेगा कि संचार प्रौद्योगिकी में नॉइज शोर संचार प्रक्रिया में किस जगह पर जुड़ता है या किसके कारण जुड़ता है, तो हम बोलेंगे संचार चैनल की प्रक्रिया में नॉइज शोर जुड़ जाता है। चलिए, तो ये तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। बस आपको एक चीज़ समझाना था मुझे कि शोर कहाँ जुड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, शोर हमेशा कहाँ जुड़ेगा, जहाँ संचार चैनल होगा। जब तक प्रेषित और ग्राही के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, संचार चैनल। और इसी संचार चैनल के दौरान ही इसमें शोर या नॉइज या रव जुड़ जाता है। चलिए, तो हमने एक शब्दावली देख लिया, शोर या नॉइज। अब दूसरी शब्दावली जो है उसका नाम है, दूसरी शब्दावली का नाम है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, परिवर्तक भी इसको चाहे तो हम बोल सकते हैं कि परिवर्तक। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या है, एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जो किसी एक प्रकार की सूचना को दूसरे प्रकार की सूचना में परिवर्तित करता है। फिर एक बार बोलता हूँ, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की सूचना को किसी अन्य प्रकार की सूचना में परिवर्तित करता है। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए कि यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की सूचना को किसी दूसरे प्रकार की सूचना में, किसी दूसरे प्रकार की सूचना में परिवर्तित करता है या बदलता है, परिवर्तित करता है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये सारी बातें बोर्ड पे पहले से लिख के फिर आपको पढ़ा सकता हूँ, या OBS के थ्रू मैं उसको PDF बना के ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप पढ़ते होंगे और फील करते होंगे कि उसमें क्लास का एक्चुअल चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसा क्लास होता है वैसा फील नहीं कर पाते स्टूडेंट, क्योंकि PDF में लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसी बात को समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम ऑफलाइन क्लास जैसा ही क्लास लगे, इसलिए आप मेरे साथ लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ तब लिखेंगे, जब लिख रहा हूँ तब देख रहे हैं, मतलब आपको एग्जैक्ट लगे कि हाँ क्लास में हम पढ़ रहे हैं। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी एनिमेशन देखने का या कुछ वीडियो देखने का, उसको हम लोग भी जोड़ लेंगे। अपने पास इतनी तकनीकें तो हैं, हम भी एनिमेशन या कोई चीज़ जोड़ना है तो जोड़ लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। बट जब ज़रूरत पड़ेगी तब, अभी तो हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको एक्चुअल क्लास जैसा लगेगा तो आसानी से समझ में आएगी बातें। और आप पूरे टाइम, जितने देर तक मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उतने टाइम तक आपका दिमाग भी इधर उधर नहीं हटेगा, क्योंकि आपको लिखना है, आपको आप मान के चलिए कि फिर डबल से वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आप सो के देख रहे हैं तो अच्छा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो को मुझे डबल से नहीं देखना है, एक बार में ही सब करना है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो आप बहुत तेज़ी से लिखते हैं या समझते हैं, सोचते हैं कि इसके बाद लेक्चर नहीं मिलेगा, वैसा ही मान के चलिए। बाकी अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो ये तो और अच्छी चीज़ है कि आप फिर से इसको देख सकते हैं। तो आप क्लास जैसा इसको फॉलो करिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो ट्रांसड्यूसर मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार की सूचना को किसी दूसरे प्रकार की सूचना में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए क्या, देखिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। लेकिन इस ध्वनि ऊर्जा को यहाँ पे मैंने एक माइक्रोफोन लगाया है, ये माइक्रोफोन क्या कर दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। ध्वनि ऊर्जा को ये क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल के कैमरे को दे रहा है। चाहे वो विभव के रूप में दिया हो, चाहे विद्युत धारा के रूप में दिया हो, लेकिन क्या कर दिया है इसने,
मेरी ध्वनि वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके ले जाके कैमरे को दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रांसड्यूसर है। और ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, माइक्रोफोन। कभी कभी पूछ भी सकता है आपसे, माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है। और ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आप बोलते हैं फोटो सेल। फोटो सेल क्या है, तो हमको पता है कि एक ऐसा सेल बनाते हैं हम जिस पर प्रकाश पड़ता है, जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट को क्या कर देता है, ये विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, लाइट को विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिला के कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा उपकरण जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा में दूसरे ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है, या हिंदी में परिवर्तक भी इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे लिए ट्रांसड्यूसर, दो प्रकार के ट्रांसड्यूसर ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्या क्या, तो याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मतलब इस सीरीज के शायद पिछले वाले लेक्चर में बताया था, एनालॉग डिजिटल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो मैंने आपको बताया था कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है और डिजिटल को ज़रूरत पड़ता है तो एनालॉग में। तो फिर ये कौन बदलता है, तो यही बदलता है ट्रांसड्यूसर ही। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टू डी ट्रांसड्यूसर, और एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, डी टू ए ट्रांसड्यूसर। तो ध्यान रखिएगा कि ए टू डी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ऐसा ट्रांसड्यूसर जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, बदलता है, ए टू डी ट्रांसड्यूसर कहलाता है। वैसे ही डी टू ए ट्रांसड्यूसर आप खुद ही समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा ट्रांसड्यूसर जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के कार्य में आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डी टू ए ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर में इतनी बात आपको दिमाग में रखना है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और इसी के माध्यम से एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है। इससे ज़्यादा ट्रांसड्यूसर के बारे में हमें नहीं जानना है। अगर आपको मेंस में लिखने का भी आ जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब दो शब्दावलियाँ हमने पढ़ लिया, एक हमने नॉइज़, शोर के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा जो है वो है प्रवर्धक या संवर्धक। इनको मैं मिटाते जा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बड़ा लिखने से समझ में आएगा, ज़्यादा छोटा अक्षर नहीं करना चाहता मैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्धक। नाम सुने ही होंगे आप लोग, प्रवर्धक, या इसी को बोला जाता है क्या, संवर्धक, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश वाले नाम से आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इस नाम से ज़्यादा आप परिचित होंगे। एम्पलीफायर क्या है, नाम से ही क्लियर है, क्योंकि आप लोग एम्पलीफायर पक्का है सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण होता है जो निम्न शक्ति की ऊर्जा को उच्च शक्ति में कन्वर्ट कर देता है। अब किसी भी तरीके से हम उसको बात को समझ लें, चाहे शक्ति मैंने यहाँ बोल दिया है। अगर मान लीजिए जो सूचना है उसका आयाम छोटा है, अब आयाम क्या है आपको दिक्कत जाएगी, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अभी बस सुन लीजिए कि आयाम छोटा है तो ये क्या कर देगा, उसके आयाम को बढ़ा सकता है। ऐसे ही क्या करेगा ये, तो अगर आवृत्ति कम है तो आवृत्ति को बढ़ा देगा। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि अगर उसका कला में छोटा उसका कला है तो कला को भी क्या कर देगा, वो छोटा या बड़ा कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पे आप ये समझिए कि किसी सिग्नल के आयाम की तीव्रता में वृद्धि करना ही क्या है, प्रवर्धक कहलाता है। किसी सूचना के आयाम में या आयाम की तीव्रता में परिवर्तन करना ही क्या है, संवर्धक या प्रवर्धक है। और देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रवर्धक के बारे में बताऊँ तो
हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सूचना है और उसका आयाम ऐसा है। देखिए ये आयाम क्या है, तो समझ लीजिए आप कि ये जो तरंग चल रही है ना, इस तरंग का ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं माध्य बिंदु। ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्य बिंदु या मध्यमान बिंदु। और इससे एक तरफ का जो सबसे अधिक विस्थापन हो रहा है, ठीक झूले वाली बात, झूला आप बीच में देखेंगे ऐसे पड़ा है और उसको आगे चलाया तो एक तरफ जितना भी दूर चला गया हो, तो उस मध्य बिंदु से वहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, आयाम। वैसे ही यहाँ पे तरंग चल रही है तो इस लाइन को, इस रेखा को हम बोलते हैं मध्यमान बिंदु। और इसके एक तरफ का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको कहते हैं क्या, आयाम। उसको कहा जाता है आयाम। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कुछ ऐसी बातें और भी हमको यहाँ सीखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे, इसी लेक्चर में सीख लेंगे। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। जैसे यहाँ देखिए एक तरफ का अधिकतम विस्थापन ये है, एक तरफ का अधिकतम विस्थापन ये है, ये इतनी जो दूरी है विस्थापन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयाम। अब देखिए जैसे मैं धीरे बोल रहा हूँ, धीरे बोलूँगा तो आयाम क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ऐसे छोटा आयाम, ऐसे ऐसे छोटा आयाम बनेगा। और अगर इसको बढ़ा के भेजना है, जैसे आप देखते हैं कि माइक्रोफोन में जो कोई व्यक्ति धीरे बोलता है लेकिन स्पीकर से उसकी आवाज़ क्या आती है, बहुत तेज़ी से निकल के आती है, बहुत ज़ोर से आती है। तो वो स्पीकर क्या है, एक एम्पलीफायर है। वो क्या कर देता है, ये जो आयाम छोटा छोटा है ना, इस आयाम को ऐसे बड़ा बड़ा कर देता है, बहुत बड़ा बड़ा कर देता है आयाम को। और इसलिए वो आवाज़ हमको क्या होती है, तेज़ सुनाई देने लगती है। तो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी सूचना के आयाम की तीव्रता को बढ़ाकर, आयाम की तीव्रता को बढ़ाकर उसकी आयाम में वृद्धि करना ही क्या है, प्रवर्धन है। और कोई भी ऐसा उपकरण जो ये काम करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रवर्धक या एम्पलीफायर। तो लिखना हो तो फाइनल लिख लीजिए इसको, किसी सिग्नल की आयाम या तीव्रता में वृद्धि की प्रक्रिया प्रवर्धक कहलाती है तथा इस हेतु प्रयोग होने वाले उपकरण को प्रवर्धक कहा जाता है, एम्पलीफायर कहा जाता है। तो ये हो गया प्रवर्धक। हम देखेंगे प्रवर्धक, जैसे आप स्पीकर के बारे में ऐसे ही जानते हैं कि स्पीकर क्या कर देता है, आवाज़ को प्रवर्धित कर देता है, तेज़ कर देता है। तो केवल आवाज़ ही नहीं और अन्य सूचनाओं के लिए भी ये चीज़ लागू होगी। तो प्रवर्धक है क्या, ये बात हमने समझ लिया। अभी हमको केवल शब्द ही समझने हैं और इस बीच में हमने आयाम भी समझ लिया कि आयाम होता क्या है। किसी तरंग के मध्यमान बिंदु के एक तरफ का अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है, उसका आयाम। आयाम छोटा रहेगा तो तीव्रता थोड़ी कम रहेगी, और जैसे ही आयाम बड़ा बड़ा हो जाएगा तो तीव्रता भी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला। हमने 3 चीज़ें समझ लिया, प्रवर्धक समझ लिया, इससे पहले शोर और इससे पहले ट्रांसड्यूसर। अब हम देखते हैं परास। हम एक और नया शब्द यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम क्या है, परास। और परास को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। परास को हम बोलते हैं क्या, रेंज। अब देखिए बहुत आसान चीज़ है कि अगर कोई प्रेषित्र है, प्रेषित्र मतलब क्या, जो सूचना को भेजेगा। हम लोग पहले इसके बारे में देख चुके हैं कि संचार के अवयव कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 3 अवयव देखे थे, एक प्रेषित्र, दूसरा संचार चैनल और तीसरा अभिग्राही। तो प्रेषित्र क्या करता है, सूचना को भेजता है। तो जब ये सूचना को भेजा और ये मान लीजिए यहाँ अभिग्राही है, इस अभिग्राही के पास जब ये सूचना आया तो इसने बहुत आसानी से स्पष्ट शब्दों में ये बात सुन लिया। मतलब जो सूचना यहाँ से दी गई है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ से कोई भी चीज़, और इस जगह पर इस सूचना को एकदम आसानी से सुना जा सकता है, कहीं भी कुछ कमी नहीं आ रही है उसमें। फिर आगे गए, यहाँ भी सुन लिया गया। फिर यहाँ गए तो पता चला कि जो सूचना यहाँ से भेजी गई है उस सूचना को यहाँ एकदम उसी हिसाब से नहीं सुना जा रहा है, बल्कि उसमें क्या हो गया है, कुछ चीज़ें कट गई हैं या बहुत धीमा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस जगह तक
मतलब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, इसका परास हो जाएगा। मतलब न्यूनतम नहीं, वह अधिकतम सीमा या वह अधिकतम दूरी जहाँ तक एक प्रेषित्र से भेजे गए सूचना को स्पष्ट तरीके से या स्पष्ट प्रबलता से सुना जा सकता है, क्या कहलाता है, सूचना का, या उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारा लगाएंगे उपकरण, उस उपकरण का क्या हो जाता है, परास। उस उपकरण का परास हो जाएगा। कुछ उपकरण का परास बहुत ज़्यादा होगा, कुछ का बहुत कम होगा, लेकिन सबके लिए परिभाषा सेम है कि प्रेषित्र से प्रेषित्र के द्वारा तो हिंदी नाम बोलना दिक्कत होता है, प्रेषित्र के द्वारा भेजी गई सूचना को उस अधिकतम दूरी तक जहां एकदम स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट प्रबलता से सुना जा सकता है, और उसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे तो फिर स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, तो उस अधिकतम दूरी को हम क्या बोल देते हैं कि ये रेंज है। तो चाहे तो आप लिख लीजिए, लिखिए कि सिग्नल तथा प्राप्तकर्ता के बीच की वह अधिकतम दूरी, जो सिग्नल यहाँ भेजा जा रहा है, सिग्नल या प्रेषित्र तथा प्राप्तकर्ता के बीच की वह अधिकतम दूरी जहाँ तक सूचनाओं को उसकी पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है, परास कहलाती है। कुल मिला के जो ये प्रेषित्र बनाया हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं कि सिग्नल, मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल दिया गया है और यहाँ पे क्या है, ग्राही है या सूचना को प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, प्राप्त करता है, और ये अधिकतम दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक बात स्पष्ट, यहाँ से यहाँ तक सुनाई दे रही है। इसके जैसे ही बात जाएंगे हम तो फिर स्पष्ट सिग्नल यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो उस अधिकतम दूरी को जहाँ तक ये सिग्नल स्पष्ट रूप से समझ में आ जा रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ जा रहा है, उसको हम क्या, उस दूरी को क्या बोल देंगे, परास या रेंज बोलेंगे। तो आप परास समझ गए होंगे। परास क्या है, जब भी परास शब्द यूज किया जाएगा तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि वह अधिकतम दूरी है जहाँ तक सूचना को स्पष्ट प्रबलता से या स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। अब बात आती है एक और, जिसका नाम होता है क्या, छीड़न, एटेनुएशन बोलते हैं, छीड़न, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, एटेनुएशन, ये एटेनुएशन बोलते हैं। अब छीड़न देखिए, छीण मतलब क्या होता है, हमको पता है छीण मतलब क्या होता है, कमज़ोर, तो ये क्या है, छीड़न। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई सूचना हम भेजते हैं, जब भी कोई सूचना हम भेजते हैं, या मान लीजिए मैं खुद बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे ये पहले बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इसके आयाम ऐसे बड़े बड़े हैं ऐसे, तो इसी रूम में अगर कोई बैठा है तो उसको मेरी आवाज़ बहुत स्पष्ट और तेज़ सुनाई देगी। अब जैसे जैसे व्यक्ति इससे पीछे जाता रहेगा, मतलब मुझसे दूर जाएगा, वैसे वैसे जो मेरी ध्वनि है उसका आयाम भी क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है ना, थोड़ा दूर जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, ऐसे करते करते एक जगह पे जाके एकदम छोटा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर सुनाई देगा ही नहीं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सूचना है वो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ या दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसके आयाम या इसके शक्ति में लॉस हो रहा है, इसके शक्ति में कमी आ रही है। इसी कमी को हम क्या बोल देते हैं, छीड़न। छीड़न क्या है, कोई भी अगर संकेत भेजा जाएगा तो वो संकेत धीरे 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 क्या होगा, कमज़ोर पड़ने लगेगा, उसका आयाम छोटा होने लगेगा, उसकी आवृत्ति जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो कम होने लगेगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं कि ये छीड़न है या फिर एटेनुएशन है। और ये लगभग हर एक संचार में समस्या होती ही है कि एटेनुएशन होता है। तो इस एटेनुएशन को समाप्त करने के लिए, इस एटेनुएशन को समाप्त करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। अब रिपीटर क्या है हम देखेंगे, पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए। अगर आपको छीड़न लिखना है, एटेनुएशन लिखना है, तो लिखिए, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के दौरान माध्यम में संप्रेषित तरंगों की क्षमता में कमी दर्ज की जाती है। क्षमता बोल दे रहे हैं वो बेहतर है,
आयाम हो, आवृत्ति हो, जो भी हो, उसकी क्षमता में कमी दर्ज की जाती है और इसी कमी को हम क्या बोल देते हैं, क्षीणन या ह्रास बोलते हैं। क्षीणन या कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ेंगे इसी को गया ह्रास। अब कुछ लोग इसको ह्रास पढ़ते हैं, कुछ लोग ह्रास पढ़ते हैं। आपको जो पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। मैं क्षीणन और ह्रास बोल रहा हूँ, इंग्लिश में एटेनुएशन। तो एटेनुएशन आप समझ गए होंगे कि संचार की प्रक्रिया में सिग्नल जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी क्षमता कम होने लगती है और इसी क्षमता के कम होने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, क्षीणन। और क्षीणन में चाहें तो आप ऐसा डायग्राम भी बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। जैसा डायग्राम मैंने बनाया है ऐसा ही डायग्राम चाहें तो आप बना सकते हैं कि पहले देखिए आयाम क्या है, बड़ा बड़ा है, फिर देखिए बड़ा बड़ा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ और अंत में जाके क्या हो गया है, एकदम स्ट्रेट हो गया है, समाप्ति हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि इसको समाप्त होने से जस्ट पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये समाप्त ना हो और फिर से अपने पहले रूप में आ जाए, फिर से जितना ताकतवर यहाँ पे था उतना ही ताकतवर हो जाए। तो क्षीणन अगर आपने समझ लिया है तो जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रिपीटर क्या होते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे रिपीटर क्या होते हैं और रिपीटर को परावर्तक बोलते हैं। देखिए ट्रांसड्यूसर को मैंने परिवर्तक बोला था, ट्रांसड्यूसर जो था इसको हिंदी में अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, परिवर्तक। ऐसे परिवर्तन करने वाला परिवर्तक कहलाता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, उसको हम बोलते हैं रिपीटर। आप देखे होंगे, अभी बता रहा हूँ, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा ये रिपीटर। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं परावर्तक। या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देवनागरी में ही लिखिए रिपीटर, कोई नंबर नहीं कटेगा क्योंकि रिपीटर ही ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में। देखिए रिपीटर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि कोई भी जब सूचना भेजी जाती है तो उस सूचना में समय के साथ साथ या दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी क्षमता में क्या होती है, कमी आती है। अब ऐसे क्षमता में कमी आएगी तब तो एक जगह के बाद हम सूचना सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो क्या किया जाता है कि जब ये सूचना इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कम हो गई तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे रिपीटर लगाया, एक हमने यहाँ पे क्या लगाया, रिपीटर। और रिपीटर क्या करता है, रिपीटर क्या करेगा कि इस सूचना को क्या करेगा, सबसे पहले ग्रहण करेगा। मतलब रिपीटर में 3 चीज़ें होती हैं, ग्राही, रिपीटर में होता है ग्राही, एक होता है क्या, प्रवर्धक, और एक होता है क्या, प्रेषक या प्रेषित्र। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कभी प्रीलिम्स में पूछा सकता है कि एक रिपीटर में क्या क्या शामिल होता है। तो बताएंगे एक रिपीटर में एक ग्राही या कई ग्राही भी लगा सकते हैं आप। तो एक ग्राही, एक प्रवर्धक, पहले प्रवर्धक हमने पढ़ लिया है, और एक प्रेषित्र होता है। प्रेषित्र क्या है, पहले ही मैंने बता दिया है कि संचार प्रक्रिया का वह अवयव जो सूचनाओं को क्या करता है, ताकत देकर दूर भेजता है, ग्राही के लिए भेजता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेषित्र। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब परावर्तक क्या कर देता है कि ग्राही इस सूचना को पकड़ लेती है। ये जो सूचना कम होने लगी है ना, इसका जो शक्ति या क्षमता में कमी आने लगा है, एटेनुएशन होने लगा है, उसको ये ग्राही पकड़ लेती है। आ गया वो ग्राही में। अब क्या, ग्राही से जाता है प्रवर्धक में, तो एम्पलीफायर क्या कर देता है, फिर से उसको उतना ही क्षमता या शक्ति दे देता है। प्रवर्धक क्या कर देता है, उसको फिर पहले जैसा ही शक्ति दे देता है, फिर से उतना ही बढ़ा देता है। और फिर प्रेषित्र क्या कर देता है, तो उसको फिर भेज देता है। फिर रास्ते में वो ऐसे ही चलेगी, फिर अत्यधिक ऊर्जा से चलेगी, फिर आगे जाके क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होगा, फिर एक और रिपीटर लगा देंगे। फिर वो रिपीटर क्या करेगा, ग्रहण करेगा उसको, कमज़ोर जो हो गया है संकेत, और उसको फिर एम्पलीफायर क्या कर देगा, तो प्रवर्धित कर देगा, बढ़ा देगा, और प्रेषित्र जो उसमें लगा है फिर से उसको आगे सेंड कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी अपना सूचना हमको भेजना होता है उसकी क्षमता को बनाए रखते हैं और
एंड जहाँ भी गंतव्य है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में? है। केबल अब तो हालांकि D2H और DTH सब चल रहा है तो केबल भी कम लोग ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, केबल गया नहीं है। केबल अभी भी हर शहरों में चल रहा है और हर जगह पे केबल आपको मिल जाएगा। केबल वो टीवी वाला बता रहा हूँ मैं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। टीवी वाला केबल लगवा लेते हैं हम, तो आप देखिएगा जो भी केबल प्रोवाइडर होता है, आप देखेंगे कि कुछ लोगों के घर पे एक बड़ा सा डब्बा रखता है। कुछ लोगों के घर पे एक बड़ा सा डब्बा रख देता है और उस बड़े से डब्बे में ही क्या होता है, वो परावर्तक होता है, रिपीटर होता है। वो क्या करता है, जो सूचना कमज़ोर हो गई है उसको बढ़ाता है और उसके बाद फिर आगे भेज देता है। चलिए उसको भी छोड़िए, आप चाहें तो जो इंटरनेट देते हैं लोग, इंटरनेट फाइबर दे रहे हैं, उनको भी देखिए ऐसा करते हैं। वो खंभों पर क्या करते हैं, एक बड़े बड़े, और हर खंभे पर नहीं लटकाते हैं, कुछ दूरी पर ले जाके एक बड़ा सा डब्बा लटका देते हैं, फिर कुछ दूरी पे जाके एक बड़ा सा डब्बा लटका देते हैं। वो बड़ा सा डब्बा जो लटकाते हैं वो क्या होता है, रिपीटर ही होता है, क्योंकि जैसे ही सूचना की क्षमता कम होती है वो रिपीटर फिर से क्या कर देता है, अपने इस प्रक्रिया के द्वारा उसको बढ़ा के फिर आगे भेज देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिपीटर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए कि छीड़न के कारण, इसका परिभाषा लिखना हो तो लिखिए छीड़न, वही जो कमज़ोर या एटेनुएशन, छीड़न के कारण कमज़ोर पड़ गए तरंगों को ग्रहण करके उन्हें प्रवर्धित करके पुनः माध्यम में संप्रेषित इसके द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक रिपीटर में एक ग्राही होगा, एक प्रवर्धक होगा और एक प्रेषित्र होगा। इन तीनों का मान लीजिए प्रीलिम्स में ही कहीं पूछ लिया कि एक रिपीटर में होते हैं, और ऑप्शन दे दिया आपको ग्राही, फिर दे दिया प्रवर्धक, फिर बोल दिया प्रेषित्र, और उसके बाद बोल देगा उपरोक्त तीनों, या और भी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि ग्राही, प्रवर्धक और प्रेषित्र से मिलकर रिपीटर का निर्माण होता है। और रिपीटर का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिपीटर नहीं होता तो हम सूचना को दूर तक भेजने में असमर्थ हो जाते। चलिए रिपीटर अगर हमने समझ लिया तो आगे हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन काफ़ी आवश्यक है। हर जगह मॉड्यूलेशन की बात आएगी तो मॉड्यूलेशन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको अगर हम समझते हैं तो देखिए कि होता क्या है कि जो हम बोलते हैं, जैसे मैं जो आवाज़ बोल रहा हूँ ना, एक मनुष्य के जो लिरिंग्स होते हैं, स्वर यंत्र जो होता है, उससे आप देखेंगे तो कम से कम 300 हर्ट्ज, कम से कम 300 हर्ट्ज और अधिक से अधिक लगभग 3100 हर्ट्ज की आवाज़ निकलती है, का साउंड निकलता है। और कोई भी व्यक्ति बोलता है तो एकदम कांस्टेंट 300 पर, कांस्टेंट 3100 पे या इनके बीच में नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर सारी आवाज़ों का अगर आवृत्ति सेम रहेगा तो आप आवाज़ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कंठ से, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ जो आवाज़ हैं, कुछ जो साउंड है वो 300 पर होगा, कुछ 500 पर होगा, कुछ 600 पर होगा, कुछ 800 पर होगा, मतलब अलग अलग आवृत्ति पे रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी आपको आवृत्ति में समस्या हो सकती है, तो आप कॉपी में नोट लगाइए, कॉपी में एक नोट लगा लीजिए और उस नोट में कुछ बातें लिख लीजिए। नोट में सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि आवृत्ति क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए फिर लिखिएगा। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो डेफिनेटली ये बातें आपको आती होंगी, नहीं आती हैं तब भी कोई बात नहीं है, जितना इसमें आवश्यक होगा उतना तो मैं बताऊंगा। तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। और ध्यान रखिएगा आवृत्ति को अक्सर एन, एफ
या न्यू से दिखाते हैं। इस अक्षर को हम बोलते हैं क्या? न्यू। अब नया नहीं, इसका नाम ही है न्यू। NF न्यू से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं। ये जो अक्षर ऐसा बनाते हैं हम, संकेत, इसको बोलते हैं लेमडा। मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, लेमडा इसको कहा जाता है। फिर अब शब्दों पहले समझिए आवृत्ति क्या है। जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, तरंग ऐसे चल रही है, कोई तरंग ऐसे चल रही है, फिर वही तरंग मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे चल रही है, फिर वही तरंग आगे और देखेंगे तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि एक चक्कर क्या होता है, एक दोलन या एक चक्कर क्या होता है, ये समझना है। तो देखिए यहाँ से चलना शुरू की तो यहाँ तक ये आई तो ये हुआ आधा, और फिर यहाँ से यहाँ चल के यहाँ आ गई तो क्या हो गया, एक चक्र या एक चक्कर बोल सकते हैं आप। तो ये एक चक्र है। अब ऐसे ही कई चक्र पूरा कर रही है ये। तो हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, दो चार बातें और समझ लेते हैं, फिर शब्दावलियों पर आते हैं, क्योंकि अभी कुछ बातें और आपको जाननी है। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले देख लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल से चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं कई लोग, टाइम पीरियड। अब आवर्तकाल क्या होता है ये समझिए। जब कोई तरंग अगर ऐसे चल रही है तो एक चक्र, मैंने आपको बता दिया है कि एक चक्र मतलब यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ आ गई तो बोलेंगे आधा चक्र हुआ है, और फिर यहाँ से ऐसे चल के यहाँ आ गई तो इस आधा और इस आधा को मिलाएंगे, बोलेंगे एक चक्र पूरा हुआ है। तो इसको एक चक्र कहा गया। ध्यान रखिएगा, जो ये ऊपर की तरफ बन रहा है इसका नाम हम देते हैं श्रृंग, इसका नाम देते हैं हम श्रृंग। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं CREST, क्रेस्ट। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, क्रेस्ट। और जो ये नीचे बनता है, नीचे कहीं भी बने तो उसको हम बोलते हैं क्या, गर्थ, उसको हम बोलते हैं गर्थ। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं ट्रफ, ट्रफ। तो देखिए हो क्या रहा है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या कर दे रहे हैं, एक चक्कर बना दे रहे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, एक चक्कर। और एक चक्कर पूरा करने में, ये एक चक्कर आप चाहें तो लिख लीजिए, एक चक्र या चक्कर जो आपको अच्छा लगे, एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और इसको हम कैपिटल T द्वारा दिखाते हैं। एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और इसको कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने साइंस पहले पढ़ लिया हो, विज्ञान पढ़ लिया हो, तो विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान है उसमें सिलेबस में ऑटोमेटिक ही आ जाता है। चाहे आप ध्वनि पढ़ रहे हों, चाहे आप ये चक्रीय गति पढ़ रहे हों या वृत्तीय गति पढ़ रहे हों, चाहे दोलनी गति पढ़ रहे हों, तो वहाँ ये अपने आप आ जाता है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग साइंस नहीं पढ़े हैं, फिर भी जो आवश्यक जितनी चीज़ें हैं उसको मैं यही बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाता होगा कि ये क्या है। तो एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल। अब बात आती है आवृत्ति की। तो आवृत्ति में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एकांक समय। अब देखिए एकांक समय का मतलब क्या होता है कि जो भी आप मात्रक ले रहे हैं उसका एक हिस्सा क्या है, एकांक समय है। कैसे, जैसे आपने वर्ष लिया, वर्ष आपने पैमाना लिया समय का, तो एक वर्ष क्या हो जाएगा, एकांक। अगर आपने घंटा लिया, आवर्स लिए, तो एक घंटा क्या हो जाएगा, एकांक। अगर आपने मिनट लिया तो एक मिनट क्या हो जाएगा, एकांक। आपने सेकंड लिया तो एक सेकंड क्या हो जाएगा, एकांक। तो आप जो भी पैमाना लेंगे उस पैमाने का एक हिस्सा एकांक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि एकांक समय, चलिए मैं सेकंड ले लेता हूँ। मैं घड़ी में देखता हूँ एक सेकंड जब पूरा होता है तो एक सेकंड के समय में ये मान लेते हैं कि 5 चक्कर पूरा कर लेती है। चक्कर आपने समझ लिए कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया तो एक चक्र।
मैंने देखा कि 1 सेकंड में 5 चक्कर पूरा कर लिया इसने, तो वही 5 क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति हो जाएगी। 1 सेकंड में अगर 20 चक्कर पूरा कर लिया तो 20 इसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। अर्थात एकांक समय में, अगर आपको सेकंड बोलना है सेकंड बोल लीजिए कि 1 सेकंड में, मैं बोलता हूँ एकांक समय में, क्योंकि एकांक समय आप समझ गए हैं, जिसको जो मानना हो मान सकता है। तो एकांक समय में किसी कण के द्वारा, या आप अगर यहाँ पे सूचना बोल रहे हैं, संकेत बोल रहे हैं, संकेत बोल सकते हैं, किसी एकांक समय में संकेत के द्वारा तय किए गए कुल चक्रों की संख्या या कुल चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति क्या होती है, तो इसको n से दिखाते हैं कुछ लोग स्मॉल f से दिखाते हैं, और कुछ लोग इसको न्यू से दिखाते हैं। और ध्यान रखिए कि जो ये न्यू शब्द, ये जो आवृत्ति है, इसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्ट्ज, रूडोल्फ हर्ट्ज ऐसा कुछ नाम था, आप हर्ट्ज केवल समझ लीजिए। जो रूडोल्फ हर्ट्ज थे, इन्होंने बताया था, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, हर्ट्ज, HZ लगाते हैं, इनका मात्रक भी हो जाता है हर्ट्ज, HZ बोलते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए आप कि हमने देखा कि T समय में कितने चक्कर लगाए जाते हैं। हमने देखा कि T समय में कितने चक्कर लगाए जाएंगे, तो कितने चक्कर, तो आप देखिए T समय में 1 चक्कर। क्यों, यहाँ देखिए 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या है, आवर्तकाल। मतलब आवर्तकाल क्या है, जब 1 चक्कर पूरा होगा तो समय जो लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, आवर्तकाल। तो मैंने लिखा कि T समय में अर्थात आवर्तकाल में कितने चक्कर हुए, 1। तो अगर हम बोले कि एकांक समय में, T को हम बोल दें एकांक, कितनी गणित तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। MPPSC देंगे तो MPPSC के मेंस में भी आएगा, अगर आप UPSC दे रहे हैं CSET में आएगा, MPPSC दे रहे हैं तब भी CSET में ऐसी चीज़ें तो आएंगी ही। तो T समय में कितने चक्कर, 1। एकांक समय में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1/T, इतना गणित तो आना ही चाहिए आपको। और एकांक समय में जो चक्कर लगता है उसी चक्कर को हम क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। अगर मैं इसको न्यू से दिखाऊं तो ये न्यू, और इंग्लिश में NU इसका नाम होता है, NEW नहीं होता है। तो न्यू बराबर क्या आ गया, 1/T, अर्थात आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का उल्टा होती है। 1 आवर्तकाल क्या हो जाता है, आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो ये बात आप अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, पीछे आके फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो एकांक समय में कितने चक्कर, 1/T, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। मतलब इसका मात्रक क्या होना चाहिए, न्यू का अगर मात्रक हम देखें तो न्यू का मात्रक तो होना चाहिए 1/सेकेंड, अगर सेकेंड में माप रहे हैं तो, या आप SI पद्धति में माप रहे हैं तो मैं शब्द को जटिल नहीं करना चाहता, सेकेंड में अगर आप माप रहे हैं तो 1/सेकेंड, और इसी 1/सेकेंड का नाम क्या दे दिया गया है, हर्ट्ज। इसी 1/सेकेंड का नाम क्या है, हर्ट्ज। तो आप समझ गए होंगे कि आवृत्ति क्या है और आवर्तकाल क्या है, श्रृंग क्या है, गर्त क्या है। तो मैं इस बात को मिटाऊंगा और फिर आगे देखते हैं अब तरंगदैर्घ्य के बारे में। अब देखते हैं तरंगदैर्घ्य के बारे में। तरंगदैर्घ्य, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, देखिए सिंपल सी बात, ये एक क्रस्ट है, ये एक श्रृंग है, ये दूसरा श्रृंग है, ये एक गर्त है, ये दूसरा गर्त है, ऐसे ही बनेंगे। और एक श्रृंग के बाद जो दूसरा श्रृंग आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रमागत हैं, क्रम से आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे ये और ये क्या है, क्रमागत है, ये और ये क्या है, क्रमागत है। तो हम क्या कर लेंगे, वेवलेंथ का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो क्रमागत, किन्हीं भी दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी
क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। ये और ये क्रमागत हैं, तो इनके बीच की इतनी दूरी क्या कहलाएगी? तरंगदैर्ध्य। ऐसे ही ये दोनों क्रमागत हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंगदैर्ध्य। सिंपल बात है कि किसी भी दो जो लगातार आ रहे हों उनकी बात कर रहा हूँ मैं, किन्हीं भी दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी माप लो और किन्हीं भी दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी माप लो, वो दोनों आपस में बराबर होंगे और इसी का नाम हम देंगे क्या? तरंगदैर्ध्य। और इस तरंगदैर्ध्य को हम किससे दिखाते हैं? तरंगदैर्ध्य को हम दिखाते हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, आप फिर से चाहो तो एक बार आप भी डायग्राम बना के लिख लीजिए। देखिए ये एक तरंगदैर्ध्य हो गया, ये तरंगदैर्ध्य हो गया। इस तरंगदैर्ध्य दूरी है ना, तो तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए क्या मात्रक लेंगे हम? मीटर। लेकिन मीटर एक बहुत बड़ा मात्रक है, मीटर फिर भी बड़ा मात्रक है, तो तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा छोटा होता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम, या तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, या तो इसको माइक्रो में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 इंटू 10 की घात 10 मीटर। तो बहुत छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है बहुत छोटा मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो अक्सर छोटा मापना पड़ता है, तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये हमने समझ लिया कि आवृत्ति क्या है, तरंगदैर्ध्य क्या है और श्रृंग क्या है, गर्त क्या है। अब एक बात और समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जो हमने तरंगदैर्ध्य निकाल लिया है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला बताओ आप, तो उसको भी मैं यहाँ करके दिखा तो सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। आप बस समझ लीजिए कि तरंगदैर्ध्य जो होता है लैम्डा बराबर क्या होता है? तो तरंग की चाल, अब चाल क्या है आप बता ही लोगे कि चाल मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी। तो तरंग के द्वारा भी एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है, उस दूरी को हम क्या बोल देते हैं? तरंग चाल या तरंग वेग। तो तरंग की चाल बटा में क्या लिखेंगे? तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति ये होता है लैम्डा निकालने का फॉर्मूला। तरंग की चाल बटा में तरंग की आवृत्ति। कुछ लोगों के मन में स्वाभाविक तरीके से प्रश्न उठ जाता है कि इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इस बात को क्यों छोड़ा जा रहा है, ये बात क्यों छोड़ा जा रहा है, ऐसा इसको भी समझा दिया जाए। तो चाहे अगर समझना है तो देख लीजिए आप। ये बताइए तरंग चाल क्या होता है? मैं बताया कि तरंग चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या है? तरंग चाल है। तो ये बताइए तरंग चाल, जैसे मान लीजिए कोई तरंग है, ये मैं मान लेता हूँ कि तरंग की चाल क्या है? तरंग की चाल जो है c है। तो तरंग चाल का फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं कि तरंग चाल का फॉर्मूला बना सकते हैं कि दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो ये बताइए तरंग चाल जो है इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या है? तरंग चाल को मैं c मान लिया। दूरी मतलब क्या? तरंगदैर्ध्य। यहाँ दूरी का मतलब तरंगदैर्ध्य। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा, और बटा में समय को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। तो बटा में t कर देते हैं। तो आप खुद देखिए कि c बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा, और 1 बटा में t कर देंगे इसको। 1 बटा में t अभी बताया था क्या होता है? आवृत्ति। तो c बराबर क्या आ गया? लैम्डा इंटू में न्यू, तरंगदैर्ध्य इंटू में आवृत्ति। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे लैम्डा तो क्या बन जाएगा? c बटा में न्यू। देख लीजिए लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? c बटा में न्यू। बट इतना डिटेलिंग करने की आवश्यकता हमको है नहीं, एग्ज़ाम में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट समझे रहते हैं बात, तो थोड़ा भूल भी जाए तो मैनेज कर लेते हैं। कैसे? देखिए मैंने बोला कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल को मैंने मान लिया क्या है? c। तो c बराबर हो जाएगा दूरी मतलब लैम्डा, और बटा में समय मतलब आवर्तकाल मान लेते हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 1 बटा टी, इसको लिख सकते हैं। 1 बटा टी को हम बोलते हैं न्यू आवृत्ति। तो c बराबर क्या आ गया? लैम्डा इंटू न्यू। अब यहाँ से कोई भी एक निकालना रहेगा तो पक्षांतर करके हम निकाल लेंगे। हमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को लिख लेंगे क्या?
लेमडा बराबर c बटा में न्यू। तो इस तरीके से हमने तरंग चाल पढ़ लिया, तरंग दैर्ध्य पढ़ लिया, आवृत्ति पढ़ लिया और श्रृंग क्या है, गर्त क्या है ये भी समझ लिया। अब आयाम क्या है ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एक तरफ का जो ये मध्यमान स्थिति से एक तरफ का अधिकतम जो विस्थापन है यही क्या है, आयाम है। तो इस तरीके से जो बेसिक बातें इसमें और जाननी थी मैंने बता दिया। अब ये बातें कई बार आप सुनेंगे, वहाँ पे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे जो अपना टॉपिक चल रहा था उसको ही आगे बढ़ाएं। नोट ख़त्म हो गया, नोट इतना ही था, अब नोट ख़त्म हो गया। अब चलते हैं फिर से आगे की प्रक्रिया पर। तो मैं आपको पढ़ाने वाला था मॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब सिंपल ये होता है, मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो मैं यहाँ से जो ध्वनि में निकाल रहा हूँ, इस ध्वनि की आवृत्ति बहुत कम है, इस ध्वनि की आवृत्ति बहुत कम है, अर्थात इसकी शक्ति हम बोल सकते हैं बहुत कम है। अगर मैं इसको इसी रूप में चाहूँ कि यहाँ से बिहार या यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक भेज दूँ तो संभव ही नहीं है। कुछ दूरी बाद ही क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए जो मैंने ध्वनि बोल रहा हूँ वो ध्वनि ये है, जो मैं ध्वनि बोल रहा हूँ ऐसे है, बहुत कम शक्ति इसमें है और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत दूर भेजा जाए। ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली है और यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये बंगाल का ये कोलकाता है। तो मैं चाहता हूँ इसको वहाँ भेजना, तो इसी रूप में चाहे कि ऐसे ही चला जाए संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत उच्च आवृत्ति वाली तरंग लेकर आते हैं, एक बहुत ज़्यादा शक्ति वाली तरंग लेकर आएंगे जो इससे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो। तो हमने लाया एक वाहक तरंग। हम क्या लेके आएंगे, एक वाहक तरंग। वाहक तरंग को हम क्या बोलते हैं, कैरियर वेव। कैरियर जो लेके जाएगी, कैरियर वेव। और जिसको भेजना है उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये मॉडुलक तरंग है। मॉडुलक, इसको मॉडुलित करना है तो मॉडुलक तरंग है। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत शक्ति वाली हमने तरंग लेकर आया जो खूब शक्ति इसमें हो। डायग्राम बनाना नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि ये बहुत ज़्यादा शक्ति वाली तरंग है, ये बहुत कम शक्ति वाली तरंग है। तो अब क्या करते हैं, हम इस निम्न ऊर्जा और निम्न शक्ति वाली तरंग को इसके ऊपर बैठा देते हैं, इसके ऊपर बैठा देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको दूर भेज देते हैं और ये कोलकाता तक पहुंच भी जाती है। अब देखिए जब इसको बैठा देते हैं, जैसे अब क्या करना है, इस पर इसको बैठाना है। दोनों को जब ऐसे बैठा दिया मैं, तो बैठाने के बाद जो तरंग बनी उस तरंग को हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलित तरंग। उसको हम बोलते हैं मॉडुलित तरंग। ध्यान से समझेंगे एक बार कि मॉडुलक तरंग कौन सी है, वह तरंग जिसको कहीं भेजना है और उसकी आवृत्ति कम है, उसकी शक्ति कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलक तरंग। मूल सूचना जो है इसी में छिपा हुआ है। अभी एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ और समझ में आपको आ जाएगा। वाहक तरंग क्या है, तो ये उच्च आवृत्ति वाली उच्च शक्ति वाली तरंग है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे वाहक तरंग। ये कैरियर वेव है, ले जाने के काम करेगी। अब हम इस जो मॉडुलक तरंग है इसको उठा के इस पर रख देंगे। कैसे रखेंगे बताऊंगा ही मैं, सिंपल तरीके हैं। तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये और ये दोनों मिल गए। अब इसका नाम हो जाएगा मॉडुलित तरंग। हमने क्या कर दिया, उसका मॉडुलेशन कर दिया और फिर ये तरंग क्या होती है, कोलकाता तक पहुँच जाएगी। अब इसको एकदम व्यवहार जो जीवन में हम देखते हैं वो समझिए। ये बताइए कि हम अगर कोई एक संदेश लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, मान लेते हैं संदेश जो नॉर्मल तरीका होता है उससे पहुंचाते हैं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए एक संदेश लिखता हूं। अब उस संदेश को यहाँ से मैं उड़ा दूंगा तो पहुंचेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, उसको एनवेलप में भर देता हूं, थोड़ी सुरक्षा उसको देता हूं और उसके बाद ले जाके क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं। या खुद लेके जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से पैदल पैदल दिल्ली तो मैं जाऊँगा नहीं,
तो घर से निकलूँगा और उसके बाद बस पकड़ लूँगा। बस पकड़ा तो क्या हो गया, वो कैरियर वेव है, वाहक तरंग है, वो बहुत ज़्यादा उसके पास शक्ति है। मैं पैदल पैदल जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा और जो हो सकता है कि तब तक वो सूचना ही क्या हो, किसी काम की ना हो, उस समय तक सूचना का महत्व ही खत्म हो गया हो। तो बस में गए, बस क्या है, वाहक तरंग है। ट्रेन में गए तो ट्रेन क्या है, वाहक तरंग जैसा काम करेगी। एरोप्लेन में गए तो एरोप्लेन भी क्या करेगी, वाहक तरंग जैसा काम करेगी। अब जो चिट्ठी है हमारे हाथ में ही है, हम बैठ गए हैं एरोप्लेन में मान लीजिए, तो मॉडुलक तरंग और वाहक तरंग क्या हो गए, मिल गए। अब वो बन गए मॉडुलित तरंग। और फिर जब वहाँ पहुँचेगा तो हम देखेंगे क्या करता है। अभी तो मॉडुलेशन देख रहे हैं, वी मॉडुलेशन या इसकी उल्टी प्रक्रिया भी देखेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मॉडुलेशन क्या है, तो बोलेंगे मॉडुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी निम्न आवृत्ति एवं निम्न क्षमता या निम्न शक्ति वाली, निम्न आवृत्ति व निम्न शक्ति वाली तरंग को किसी उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली, किसी उच्च आवृत्ति व उच्च शक्ति वाली तरंग के साथ मिला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलेशन। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति वाली तरंग को एक उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली तरंग में मिला देते हैं या मिलाकर भेजते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलेशन। तो मॉडुलेशन अगर चाहें तो आप एक लाइन में लिखिए, फिर अभी हम आगे इसके और देखेंगे। निम्न आवृत्ति लिखिए, निम्न आवृत्ति एवं निम्न शक्ति वाली तरंगों को उच्च आवृत्ति एवं उच्च शक्ति वाली तरंगों के साथ अध्यारोपित करना, अर्थात मिलाना। अध्यारोपित करना ही क्या है, मॉडुलेशन है। अब अगर मॉडुलेशन आप समझ गए कि ये क्या है, इसमें आप नाम दिमाग में रखेंगे कि मॉडुलक तरंग उस तरंग को बोलेंगे जिसको भेजना है, उसमें निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति होगी। वाहक तरंग उसको भेजेंगे, उसको बोलेंगे जो लेकर जाएगी, उसमें उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति रहेगा। और जब दोनों एक साथ मिल गए हैं तब उसका नाम क्या देते हैं हम, मॉडुलित तरंग। तो मॉडुलित तरंग में ये दोनों रहेंगे और ये उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली होगी। अब मॉडुलेशन के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे, आप भी अपने कॉपी में ऐसे स्टार बना लीजिए कि मॉडुलेशन क्या है, बताया जाएगा आपको। मॉडुलेशन का थोड़ा डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा हमको, लेकिन पहले शब्दावलियों को ख़त्म कर लें। मॉडुलेशन है क्या ये आप समझ गए हैं। अब एक और शब्द आता है वी मॉडुलेशन। वी मॉडुलेशन या किताबों में इसको डी मॉडुलेशन भी बोलता है। देखिए ये इंग्लिश शब्द है, इससे ही चलता भी है ये, तो हम लोग ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। डी मॉडुलेशन, देखिए वी मॉडुलेशन क्या है, सिंपल सी बात, मॉडुलेशन की उल्टी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, वी मॉडुलेशन। मॉडुलेशन क्या किया, तो निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति वाली तरंग को एक उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली तरंग के ऊपर बैठा देता है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, मॉडुलित तरंग। अब ये मॉडुलित तरंग अगर जाएगी, मान लीजिए हमारा ग्राही है और ग्राही के पास अगर ये सूचना जाएगी, मॉडुलित तरंग जाएगी, तो मॉडुलित तरंग में तो हम देख रहे हैं कि हमारी मूल सूचना है, लेकिन मूल सूचना के अलावा भी ये सब भी तो है, जो वाहक तरंग है ये भी तो उसमें है। तो फिर हम मूल जो संदेश है उसको सुने कैसे। तो ग्राही में एक वी मॉडुलेशन या डी मॉडुलेशन करने वाला डिवाइस लगाया जाता है, और वो डिवाइस क्या करता है, तो ये जो मॉडुलित तरंग है इसमें से वाहक तरंग को निकाल के फेंक देता है, वाहक तरंग को निकाल के फेंक देता है या फिर उसको रोक देता है, बोलता है तुम्हारी एंट्री नहीं है क्योंकि तुम सूचना नहीं हो। भाई अगर मैंने चिट्ठी लिखा था नरेंद्र मोदी के लिए और वो बस से लेकर गए, तो क्या आपको लगता है बस के साथ साथ उनके
उसमें घुस जाएगा क्या, जो उनका रहवासी मतलब घर है? नहीं घुसेगा ना। जो व्यक्ति ले गया है वो भी ले जाके उनको दे देगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब क्या करेंगे, सूचना को भी पढ़ेंगे और जो व्यक्ति गया है उसको भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि वो भी पढ़ेंगे और व्यक्ति को भी पढ़ेंगे और बस को भी पढ़ेंगे, क्योंकि सूचना न तो बस था न तो वो व्यक्ति है, बल्कि सूचना तो वो कागज़ का टुकड़ा है। तो वही चाहिए हमको। जैसे ही ये वाला जो चीज़ क्या है, वही कागज़ का टुकड़ा है जिसमें सूचना है। तो ये वाला चीज़ तो हमने केवल ले लिया था व्यवस्था की पहुंचा दे उसको वहाँ। ये तो ट्रेन, रेलवे या बस था। अब ग्राही जो है क्या करेगा, इस मॉड्यूलित तरंग को जिसमें दोनों मिले हैं उनको ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद वो इस वाहक तरंग को निकाल के फेंक देगा। वाहक तरंग को निकाल के फेंक देगा, ये तो जनरल शब्द में बोल रहा हूँ, मतलब उसको रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा, जैसा भी हो। और इसमें से केवल क्या करेगा, केवल जो मूल संदेश था, केवल जो मूल संदेश था उसी मूल संदेश को आगे बढ़ने देता है। और फिर अगर मूल संदेश थोड़ा कमज़ोर हो गया है तो एम्पलीफायर लगा देता है, यहाँ पे एम्पलीफाई करके स्पीकर के माध्यम से क्या कर देता है, उपयोगकर्ता को सुना देता है। तो बताइए वी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन क्या है? तो हम बोलेंगे वी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, तो वाहक तरंग को या उच्च आवृत्ति और उच्च शक्ति वाली तरंग को हटा दिया जाता है और केवल मूल सूचना को ही ग्रहण करके आगे बढ़ाया जाता है। और मॉड्यूलेशन क्या है कि किसी निम्न आवृत्ति और निम्न शक्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति एवं उच्च शक्ति की तरंग में मिलाते हैं, यहाँ मिलाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। तो वी मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये वाहक तरंग को हटा देता है, और जो मॉड्यूलेशन होता है वो क्या कर देता है, वाहक तरंग को मिला के शक्तिशाली बना के भेजता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि मॉड्यूलेशन क्या है, वी मॉड्यूलेशन क्या है। अब वी मॉड्यूलेशन का आप परिभाषा वैसे भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी चाहे तो लिखिए। यह मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित उच्च आवृत्ति एवं उच्च शक्ति वाली तरंगों को सूचना सहित ग्रहण करके उसमें से वांछित सूचना को या मूल सूचना को अलग करना ही क्या है, वी मॉड्यूलेशन है। अब ध्यान रखिएगा, एक शब्द होता है मोडेम, एक यंत्र होता है मोडेम, उपकरण है, आप सुने ही होंगे मोडेम। तो मोडेम क्या है कि एक ऐसा उपकरण है जो दोनों काम करता है। मोडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन भी करता है और डी मॉड्यूलेशन भी करता है। देखिए इसका पूरा नाम ही क्या है, MO, मो मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन, उसी से बना है इसका नाम मॉड्यूलेशन। और डेम मतलब क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन, डेम मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। अब देखिए मो मतलब यहाँ पे क्या, मॉड्यूलेशन, डेम मतलब डी मॉड्यूलेशन। अर्थात जैसे मान लीजिए आप मोबाइल से बात कर रहे हैं कहीं, तो हमारे मोबाइल में भी मॉडेम लगा है और दूसरा व्यक्ति जो कॉल कर रहा है उसके मोबाइल में भी मॉडेम लगा है। अब अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवृत्ति है, मुँह बोल रहे हैं आवाज़ की कम है, तो इस मोबाइल का मॉडेम क्या कर रहा है, हमारे मोबाइल का मॉडेम क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है, उच्च आवृत्ति की तरंग में मिला के उसको भेज रहा है। और जो व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहा है उसका मोबाइल क्या करता होगा, तो उसको ग्रहण करता है और उच्च आवृत्ति की तरंगों को बाहर निकाल के केवल मूल आवृत्ति की तरंग को सुना देता है। तो मैं बोला तो मेरा जो मोबाइल है उसका मॉड्यूलेशन काम किया और जो सुनने वाला था उसके मोबाइल का वी मॉड्यूलेशन काम किया। और जब उधर से वो बोल रहा है तो उसका मोबाइल मॉड्यूलेशन कर दे रहा है और हमारा मोबाइल क्या कर दे रहा है, वी मॉड्यूलेशन कर दे रहा है। तो मॉडेम जो होता है दोनों काम करता है स्थिति के अनुसार। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ को वहाँ सुनाना है तो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है, और वहाँ आवाज़ सुनाना है तो वहाँ का मॉडेम क्या कर दे रहा है, वी मॉड्यूलेशन करके सुना दे रहा है। और जब वो बोल रहा है तो उसका मोबाइल क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है, और हमारा मोबाइल क्या कर दे रहा है,
वो जो उच्च आवृत्ति के साथ आया है उन तरंगों को हटाकर उस व्यक्ति की मूल बातों को हमें सुना दे रहा है, मतलब वी मॉड्यूलेशन कर रहा है। तो मॉडेम, आप समझ लीजिए कि मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो मॉड्यूलेशन और वी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है या संपन्न कराता है। मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में और, लेकिन अभी मुझे केवल शब्दावली समझानी थी और उम्मीद करता हूँ कि शब्दावली आपको मॉड्यूलेशन, वी मॉड्यूलेशन समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी शब्दावलियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं और फिर मॉड्यूलेशन पे स्टार लगवा ही दिया हूँ मैं। मॉड्यूलेशन को अलग से मैं समझाऊंगा कि मॉड्यूलेशन के प्रकार क्या क्या हैं। मॉडेम उपकरण में दोनों लगा रहता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब अगला कुछ चीज़ें और है, उनको हम समझ लेते हैं। एक होता है बैंड विड्थ, एक होता है क्या, बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, या इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा आप हिंदी माध्यम में भी बैंड विड्थ लिखिए। बैंड विड्थ, WITH बोलते हैं इसको, WITHED, विथड, DTH विड्थ है ना, विथड नहीं, DTH विड्थ, हाँ ठीक है। बैंड विड्थ ये क्या होता है, देखिए एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं बताया कि हमारा गला क्या करता है, कम से कम 300 और अधिक से अधिक 3100 हर्ट्ज़ की ध्वनि निकालता है, आवृत्ति की ध्वनि निकालता है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए लो, जो मनुष्य के आवाज़ का बैंडविड्थ क्या होगा, या देखिए ये हमने 300 हर्ट्ज़ का ध्वनि बोला, फिर कुछ 400 के होंगे, कुछ 500 के होंगे, कुछ 600 के होंगे, कुछ 700, 800 और कुछ होंगे क्या डायरेक्ट 3100 हर्ट्ज़ के ही। तो हम क्या करेंगे, बैंड विड्थ निकालने के लिए सबसे जो न्यूनतम आवृत्ति है और सबसे जो अधिकतम आवृत्ति है इनके बीच का अंतर निकाल देते हैं। किसी भी यंत्र या उपकरण से उत्पन्न की जाने वाली सूचना के न्यूनतम आवृत्ति और अधिकतम आवृत्ति के बीच का जो अंतर बनता है उसी अंतर को हम क्या बोल देते हैं, बैंड विड्थ। जैसे मनुष्य का जो आवाज़ है, मुंह से जो बोलता है, उसका बैंड विड्थ क्या है, उसका बैंड विड्थ घटा के देखिए 3100 हर्ट्ज़ टू -300 हर्ट्ज़ कितना आ जाएगा, 2800 हर्ट्ज़। मतलब मनुष्य के जो बोलने का साउंड जो है उसका अगर हम बैंड चौड़ाई निकालें, बैंड विड्थ निकालें तो कितना आ जाएगा, 2800 हर्ट्ज़। क्या इसका उपयोग है मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए 2200 हर्ट्ज़ मतलब क्या है कि अगर कहीं बैंडविड्थ दिया जा रहा है, इंटरनेट में कहीं बैंडविड्थ दिया जा रहा है और मान लीजिए मनुष्य के जो साउंड है उसके लिए केवल दिया जा रहा है कितना, 700 हर्ट्ज़ का बैंडविड्थ। तो आप खुद सोचिए कि बैंडविड्थ हमारे आवाज़ का 2800 हर्ट्ज़ है और केवल 700 विड्थ आप दे रहे हो, तो क्या होगा, पूरे 2800 जाएगा इसमें से होकर, पूरे 2800 तो इसमें से होकर जा नहीं पाएगा, कुछ ही जाएंगे। 700 मतलब 7 या इतनी चौड़ाई वाली चीज़ें चली जाएंगी और बाकी सब इधर ही रुक जाएंगी। तो मोबाइल पर जब आप बात करेंगे तो आवाज़ सामने वाले की समझ में नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने सामने बात कर रहे हैं तो आसानी से समझ में आती है, उसकी आवाज़ में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि उसमें कोई मतलब नई चीज़ हुई हो। और वही दो व्यक्ति अगर मोबाइल पे बात करने लगें तो लगता है कि वो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, उसका आवाज़ कैसा हो गया है। तो ये तब होता है जब बैंडविड्थ क्या हो, कम हो। अगर प्रॉपर हम क्या कर दें, इसको इस बैंडविड्थ को 2800 ही दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आवाज़ एकदम पूरी जाएगी। और इससे ज़्यादा दे दें अगर हम तो और बेहतर है। कुल मिला के इसको समझ लीजिए कि बैंडविड्थ क्या है, रोड की चौड़ाई है, किसी रोड की चौड़ाई है। अगर पतला सा रोड है और उस पर लगातार गाड़ी चल रही हैं तो क्या होगा, बहुत धीमे चलेंगी, समस्या होगी, धीमे चलेंगी, रफ्तार तेज नहीं बन पाएगा।
और चौड़े सड़क पर आप जाएंगे तो आपका रफ्तार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देखेंगे हाईवे पर जब हम जाते हैं और बाइक चलाते हैं तो बहुत तेज़ स्पीड से चलाते हैं, और लेकिन कॉलोनी के घरों, जो गांव के गलियां होती हैं, उसमें चलाने में समस्या होती है। तो बैंडविड्थ क्या है, किसी सूचना को भेजने के लिए जो प्रदान किया जाता है, चौड़ाई प्रदान किया जाता है, वो है। अगर आप चौड़ाई ज़्यादा देंगे तो जो सूचना है बहुत अच्छे से जाएगा और गुणवत्ता से जाएगा, और अगर आपने बैंडविड्थ कम कर दिया तो वो सूचना पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उतना बेहतर इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी, सारी बातें एकदम स्पष्ट नहीं सुनाई देंगी। तो इसलिए बैंडविड्थ का बड़ा रोल है। आगे हम देखेंगे, जैसे अभी हम लोग का स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम भारत सरकार अलॉट करती है। उस स्पेक्ट्रम में इतना से इतना टेलीफोन के लिए, मोबाइल के लिए होता है, इतना से इतना टीवी सिग्नल के लिए होता है। तो ये सब क्या है, इसी से देखा जाता है, बैंडविड्थ अलॉट किया जाता है। तो बैंडविड्थ आप समझ गए होंगे। बैंडविड्थ का परिभाषा सिंपल ये है कि किसी भी सिग्नल की उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति के अंतर को उसका बैंडविड्थ कहते हैं। सिंपल सी बात, किसी भी सिग्नल के, मैं बोल रहा हूँ ये सिग्नल है ना, इस सिग्नल का सबसे उच्च आवृत्ति क्या है, 3100 हर्ट्ज हो सकता है। सबसे निम्न क्या हो सकता है, 300 हर्ट्ज हो सकता है। इन दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। और जैसे मनुष्य का, ये मैंने आपको बताया, वैसे ही आप देखिए कि जो मूक चित्र होता है, केवल चित्र भेजना है। मूक मतलब क्या, जो बोले नहीं, बिना बोलता हुआ साउंड, अगर बिना बोलता हुआ चित्र भेजना है तो उसके लिए लगभग कितनी आवश्यकता होती है, 4.2 मेगा हर्ट्ज की ज़रूरत पड़ती है। मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मेगा मतलब कितना होता है, 10⁶। तो मूक चित्र को भेजने के लिए बैंडविड्थ कितना चाहिए, घटा के बताया गया है, 4.2 मेगा हर्ट्ज। और अगर ऑडियो प्लस वीडियो दोनों भेजना है, जो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चीज़ें अगर भेजनी है तो हमको बैंडविड्थ कितना चाहिए, 6 मेगा हर्ट्ज चाहिए। 6 मेगा हर्ट्ज कम से कम चाहिए। बाकी ज़्यादा दे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा देंगे तो और बेहतर ही होगा, लेकिन कम देंगे तो फिर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो बैंडविड्थ आप समझ लिए हैं। अब ये मूक चित्र भेजने का, ऑडियो वीडियो भेजने का, ये सब चीज़ें आपको रट्टा नहीं मारना है कि जैसे मैंने लिख दिया तो इसको याद ही करना है। बस बैंडविड्थ आपको समझना है कि बैंडविड्थ एक्चुअल में होती क्या है। अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं हम इसमें। बैंडविड्थ की बात हमने देख लिया, तो आगे हम इस लेक्चर में अगर आगे जब बढ़ेंगे हम, तो अब क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन के प्रकार पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है। बट उससे पहले एक और हमको शब्दावली याद कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, जिसका नाम है एंटेना या एंटीना। एंटीना ही मैं लिख रहा हूँ, बाकी एंटेना या जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है आप करते रहें। एंटीना, एंटीना क्या होता है, मुझे लगता है कि लगभग सबको पता है कि एंटीना क्या करता है, सूचना को या तो प्रेषित करता है या तो ग्रहण करता है। जैसे देखिए, पहले जो ये दूरसंचार केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पर उनके छत के ऊपर ऐसे एक एंटेना लगाते थे, और हम लोग जब टीवी चलाते थे तो घर के ऊपर एक एंटेना ऐसे लगा कर रखते थे, एक एंटेना ऐसे लगा कर रखते थे, और उस एंटेना को इधर उधर घुमाने से क्या होता है, पिक्चर सही हो जाती थी। तो एंटेना दो जगह पे लगता है, एक तो होता है क्या, प्रेषित्र एंटेना, एक होता है प्रेषित्र एंटेना या एंटीना, और दूसरा क्या होता है, ग्राही एंटीना, ग्राही एंटीना। तो प्रेषित्र एंटीना क्या है, ये प्रेषित्र द्वारा जो भी सूचना दी जाती है उसको क्या कर देता है, भेज देता है, सेंड कर देता है। और ग्राही एंटेना क्या करता है,
तो जो सूचना आ रही हैं उन सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है और फिर उसमें से जो सूचना हमको सुननी है, जो हमने चैनल लगाया हुआ है, वो सूचना हमें दे देती हैं। तो एंटेना का मतलब ये होता है कि प्रेषित्र द्वारा जो भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेषित्र। प्रेषित्र द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को हवा में प्रसारित करने तथा इसके द्वारा या अभिग्राही द्वारा इन तरंगों को ग्रहण करने का कार्य एंटेना करता है। ग्रहण करने का कार्य एंटेना करता है। भेजने के लिए भी काम कर रहा है और ग्रहण करने के लिए भी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आज एंटेना की ज़रूरत क्या है? आज तो एंटेना, जैसे आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में एंटेना है लेकिन आपको दिखता नहीं है, वो बहुत छोटा सा एंटेना अंदर ही लगा हुआ है। आज जो टीवी टेलीविज़न आती हैं, अगर मोबाइल पर आप चलाते हैं कुछ भी टेलीविज़न तो उसमें एंटेना मोबाइल में लगा है, वही एंटेना इसमें काम कर रहा है। तो पहले क्या था कि हमें बड़े बड़े एंटेना लगाने पड़ते थे, अब उस एंटेना का आकार बहुत छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया है वो भी हम देखेंगे कि आखिर में कारण क्या है कि ये छोटा हो गया। तो प्रेषित्र एंटेना और ग्राही एंटेना आप समझ लिए हैं। अब अगर कोई पूछता है आपसे कि एंटेना कितना बड़ा होना चाहिए, एंटेना की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो ये भी अभी हम समझ लेते हैं कि एंटेना की लंबाई पहले क्यों बड़ी बड़ी होती थी, आज क्यों छोटी छोटी होती है। तो एंटेना की लंबाई जो होती है, क्लास 12th में अगर जाके आप पढ़ें, क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट डेरिवेशन भी इसका होता है, बट डेरिवेशन अपने काम का नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक एंटेना की लंबाई, जो भी तरंग भेज रहे हैं आप, जो भी तरंग भेजा जा रहा है, उस तरंग के तरंग दैर्ध्य क्या है समझा चुका हूँ। उस तरंग के तरंग दैर्ध्य के 1/4 होनी चाहिए। ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/4 तो होनी ही चाहिए। 1/4 होनी चाहिए कम से कम। एंटेना के भी कई प्रकार होते हैं, बट हमारे लिए वो काम का नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर दिमाग में रखना है कि एंटेना की लंबाई, जो भी तरंग भेजा जा रहा है, उस तरंग के 1/4 होनी चाहिए। मैं कम से कम बता रहा हूँ, मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए λ/4। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य, और 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो λ/4। कम से कम इतना अगर एंटेना है तो काम चल जाएगा, इससे छोटा एंटेना है तो काम नहीं करेगा। अब थोड़ा सोचिए, हम मनुष्य जो हैं कितने आवृत्ति की तरंग को सुन सकते हैं? हमारे कानों का भी एक बैंड विड्थ है ना, न्यूनतम कितना सुन सकते हैं, अधिकतम कितना सुन सकते हैं। तो ये बताइए, जो मनुष्य होता है, आप लोग भी शायद मनुष्य ही हैं, तो मनुष्य का जो कान होता है या सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कितना? 20,000 हर्ट्ज, या इसी को कुछ लोग 20 किलो हर्ट्ज का बोल देते हैं। आप 20,000 नहीं बोलना चाहते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज बोल दीजिए, बात बराबर है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारे कान जो होते हैं सुन पाते हैं। अब मान लीजिए इस आवृत्ति को हमें भेजना है कहीं। अब मान लीजिए इस आवृत्ति के तरंग को भेजना है तो कितना बड़ा एंटेना चाहिए? देखिए, एंटेना की लंबाई निकालना है हमको, तो क्या कर लेंगे? λ/4 पता करना है। λ/4 जितना होगा उतना बड़ा कम से कम एंटेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका लेमडा निकालने के लिए, अगर इसका लेमडा हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? C/में, यह आवृत्ति है ना न्यू, अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि λ/C/न्यू। और एक बात और समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं, ये भी साइंस में आप पढ़े होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं उनके चलने का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, वही चाल किसका होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंग आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़े होंगे तो बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी तरंग
जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। माध्यम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माध्यम नहीं है तब भी वो चल सकती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में जो चाल होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए, हम विद्युत चुंबकीय तरंग की ही बात कर रहे हैं, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? सी तो हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो आवृत्ति अधिकतम ले लेते हैं, 20 को छोड़ते हैं, हम ले लेते हैं किसको? 20,000 को। तो बताइए 20,000 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 20,000 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। तो क्या बन जाएगा? लेमडा बराबर, आप कट करें तो ये 1.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10⁸ में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 4। अब अगर इसको बदलना चाहें आप तो 1.5 में कितने का गुणा करेंगे? 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, और अगर गुणा कर लेंगे आप तो आ जाएगा ये लगभग 1500, 1 2 3 15,000 मीटर। और लेमडा बराबर आ जाएगा क्या? 1.5 किलोमीटर। 15,000 मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, और 500 और, तो 1.5 किलोमीटर। अब समझिए कि अगर इसको भेजना है हमें, तो हमें यहाँ से एंटेना कितना बड़ा लगाना है? 1.5 किलोमीटर। क्या संभव है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर लंबा हम लगाना चाहते हैं क्या? एंटेना। तो ये संभव ही नहीं है, व्यवहार्य में ही नहीं है। अगर रख भी लें तो कब गिर जाए कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं है। ऊपर कुछ अगर समस्या हो गई तो उसको कैसे उतारेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए ये व्यवहारिक ही नहीं है कि हम इस तरंग को डायरेक्ट भेज दें। अब क्या होगा? जैसे जैसे तरंग को आप आवृत्ति को बढ़ाएंगे, इसलिए मैं मॉड्यूलेशन में क्या बता रहा था कि उच्च आवृत्ति की तरंग में मिलाते हैं। उच्च आवृत्ति की तरंग में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि एंटेना फिर छोटा हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात आप लोगों को और बता दूं, मैं साइंस में पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तब भी अच्छी बात है। 10⁻1 क्या होता है? डेका। 10⁻2 क्या होता है? हेक्टो। 10⁻3 क्या होता है? किलो। 10⁻, अब 3 के बाद 4 5 नहीं जाते हैं, डायरेक्ट 6 पे जाएंगे, 3 3 बढ़ा के जाएंगे। 10⁻6 क्या हो जाता है? मेगा। 10⁻3 और बढ़ाइए, 9 क्या हो जाता है? गीगा। 10⁻12 क्या होता है? टेरा। 10⁻15 क्या होता है? पेटा। 10⁻15 में 3 बढ़ाइए, यह जाएगा 18। इसको बोलते हैं क्या? एक्सा। वैसे आपको 12 तक काम करेगा, पर इसके आगे भी हैं, एक जेटा है, एक याटो है, 10⁻24 तक है, बट आपको इतना काफ़ी है। तो अब देखिए, अगर मैं कोई ऐसी तरंग लेता हूँ, कोई ऐसा तरंग लेता हूँ जो तरंग क्या है, मैं मान लेता हूँ कि उसकी आवृत्ति है 2 गीगा। मैं मान लेता हूँ कि उसकी आवृत्ति क्या है? 2 गीगा, 2 गीगा हर्ट्स। गीगा मीटर भी हो सकता है, गीगा हर्ट्स भी हो सकता है, गीगा आप जो चाहें गीगा क्या क्या लगा सकते हैं पैमाना। 2 गीगा हर्ट्स है। तो फिर बताइए लेमडा कितना बड़ा हो जाएगा? तो लेमडा देखेंगे आप कि अब कितना हो जाएगा? सी तो है 3 × 10⁸, और बटा में गीगा, 2 गीगा। गीगा मतलब देखिए क्या है? 10⁹, 2 × 10⁹। अब क्या हो जाएगा? कट करेंगे तो लेमडा बराबर 1.5 तो है, और 10⁸ में से माइनस करेंगे 9, तो लेमडा बराबर क्या जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻−1। 10⁻−1 मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻10, मतलब 1/10 कर देंगे, और 10 से और भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर। अब देखिए कितना कम हो गया, 0.15 मीटर। अगर गीगा हुआ तो मेगा हुआ थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और अगर टेरा हो गया या पेटा हो गया, तो आप देखेंगे एकदम जरा सा मिलीमीटर के आकार का हमको एंटेना चाहिए, मिलीमीटर से भी कम।
तो इसलिए आज क्या है, उच्च आवृत्ति की तरंगों में मॉड्यूलेशन करके चीज़ें भेजी जा रही हैं। तकनीक का विकास हो गया है, इसलिए जो एंटेना मोबाइल में भी पहले एंटेना होता था, आप पुराने टाइम के मोबाइल देखिए जो 90 से 2000 के बीच में चले थे, तो उस मोबाइल में भी ऊपर एंटेना रहता था। बट अब प्रौद्योगिकी इतना आगे आ गई है कि उच्च आवृत्ति की तरंगों को भेजने के कारण एंटेना है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर ही है, पता नहीं चलता है कि एंटेना कहाँ लगा हुआ है। तो ये बात ज़रूर आपके दिमाग में रखना है कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को भेजना मुश्किल क्यों है। एक तो उनमें उनकी आवृत्ति कम है, उनकी ऊर्जा कम है, और दूसरी ये है कि उनको भेजने के लिए जो प्रेषित एंटेना रहेगा उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, इनके तरंग दैर्घ्य के लेमडा बटा में, मतलब लेमडा बटा 4 तरंग दैर्घ्य के 1/4 होनी चाहिए, जो बहुत बड़ा मान हो जाता है। व्यवहार में वो संभव नहीं है। जबकि उच्च आवृत्ति वाली तरंगों में अगर हम देखेंगे तो एंटेना की लंबाई बहुत कम होती है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, भेजना उचित है, और छोटा एंटेना व्यवहार में लाना आसान है। तो इस तरीके से हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्दावलियों को पढ़ें जो आगे काम आएंगे। इन शब्दावलियों में से एक शब्दावली का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे उसके प्रकार को, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कभी बन सकते हैं। वो है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के प्रकार देखेंगे, और फिर उसके बाद संचार जो चैनल है उसके प्रकार देखेंगे। संचार चैनल में हम देखेंगे कि 2 समांतर तार होते हैं, फिर ट्विस्टेड तार होते हैं, फिर हम देखेंगे कि केबल प्रयोग में लाई जाती है, फिर हम देखते हैं कि केबल के जगह पर अभी प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कई बार ऐसा होता है कि हम तार का प्रयोग करते ही नहीं हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट ऊपर भेज देते हैं उसके माध्यम से, या फिर हमारा जो आयन मंडल है उसके माध्यम से संचार कराते हैं। तो हम संचार माध्यम के प्रकार देखेंगे कि संचार माध्यम के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और मॉड्यूलेशन के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार हम देखेंगे। डिजिटल का ले लें तो उसमें भी 3-4 हो जाएंगे, बट वो हमारे काम के नहीं हैं। तो मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार देखेंगे, संचार जो माध्यम है या चैनल जो है उसके प्रकार देखेंगे, और फिर इस क्रम में आगे अलग अलग उपकरण देखेंगे कि ब्लूटूथ क्या है, टेलीविज़न क्या है, इंटरनेट क्या है, इसमें वाईफाई क्या है, लाईफाई क्या है, वाइटफाई क्या है, ऐसे तमाम चीज़ें हम देखेंगे। मोबाइल का जनरेशन देखेंगे कि मोबाइल जो हैं 0G 1G 2G 3G 4G 5G, अभी 5G देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि जल्दी ही आने वाला है, उसका परीक्षण चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्दावलियाँ आपको अगर अच्छे से आती हैं तो आगे की बातें आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आसानी से आया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं आपको कोई शंका संदेह रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट का आंसर मैं अगले लेक्चर में शामिल कर लूँगा। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।